तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है कि उस घटना को हुए 5 दिन बीत चुके होते हैं और हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेशन हॉल के इनर ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि आज का वो दिन है जहाँ पे युन सन वू का इनॉग्रेशन होने वाला है। फिर हमें वहाँ पे खड़े लोगों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि वहाँ पे उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा किस तरह से बना हुआ है। तभी उसके बाजू वाला पर्सन कहता है, अरे ये तो नेचुरल है, वो इस तरह का चेहरा तो बनाएगा ही, क्योंकि उन लोगों को जबरदस्ती इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल में डाल दिया गया है और ये जगह यहाँ की सबसे खराब जगह है, तो उन लोग तो मुंह बनाएंगे ही। तभी दूसरा पर्सन कहता है, और मैंने सुना है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं और यहाँ पे जो लीडर आने वाला है उसे सभी डिवीजन से सबसे खराब मार्शल आर्टिस्ट असाइन किए गए हैं। उन सभी की बातें सुनकर वहाँ पे जो एक खराब पर्सन होता है उसका काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है कि आखिर होल लीडर कब तक यहाँ पे आएंगे। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये जो पर्सन चिल्ला के कह रहा होता है ये माउंट हुआ शेख का व्हाइट ड्रैगन स्वॉर्ड होता है, जिसका नाम मू यांग होता है। आगे मू यांग गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सोचना कि उसके ऐसा पर्सन अपनी इनॉग्रेशन पे भी इतना ज्यादा लेट करेगा और सभी लोगों को इंतजार करवाएगा, ये सच में कितना ज्यादा बेकार है। क्या वो सच में अपने आप को हॉल लीडर बनने के लिए क्वालिफाई कह भी सकता है या नहीं। तभी वहाँ पे जोंगयांग सेठ का पियरलेस स्वॉर्ड ड्रैगन चू ग्यांग होता है। वो कहता है, वो जो इस तरह की हरकत कर रहा है और हमें यहाँ पे इतना ज्यादा इंतजार करवा रहा है, तो ये सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं कर रहा है बल्कि ये तो यूनियन की भी बेइज्जती कर रहा है वो। तभी वहाँ पे कोंगटोन शेख का जो फ्लैशिंग थंडर स्पीयर गो पोंग होता है, वो कहता है, अगर उस पर्सन को ये पता था कि वो इंसान इस पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकता है, संभाल नहीं सकता है, तो उसे उसी समय इस पोजीशन के लिए मना कर देना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि वो बस हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे जो एक लड़की होती है जो कि एमएस सेक्ट की है यूल होती है, वो कहती है, आखिर में वो पर्सन एक बहुत ही बड़ा कायर निकला जिसे यहाँ पे आने में भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये सब सुन के वहीं पे मू यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्सा करते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मैं माउंट हुआ शेख के काफी ज्यादा पावरफुल डिसिपल्स में से एक हूँ, और ये सोचना कि वो कमीने लोग मुझे यहाँ पे इस घटिया सी जगह पे असाइन कर देंगे, सच में कितना ज्यादा बेकार है। मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है ये सोच के। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि मैं और यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पे रुकना बस टाइम की बर्बादी है। और उसके साथ और 3 लोग जा रहे होते हैं जो अभी उसका साथ दे रहे होते हैं। तभी उन लोगों को पीछे से कोई कहता है, अभी तुम लोगों को यहाँ पे खड़े हुए 15 मिनट भी नहीं हुए हैं, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम लोग यहाँ से वापस जा रहे हो। क्या तुम सभी लोग यहाँ पे इतने ज्यादा इम्पेशेंट हो। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये वुडेंग शेख का ट्याजी स्वॉर्ड ड्रैगन ट्याजी इल होता है। वहीं पे मू यांग ट्याजी इल की बातें सुन के काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से इस तरह बात करने की। ट्याजी इल कहता है कि आखिरकार तुम्हारे अलावा यहाँ पे ऐसा कौन है जो एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है और यहाँ से गुस्सा होकर जा रहा है। ये सुनकर मू यांग के आगे जो खड़ा पर्सन होता है वो ट्याजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ट्याजी तुम्हें अपना मुंह संभाल के बात करना चाहिए, वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम ऐसे केयरलेसली बात कर सकते हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। ये सुनकर ट्याजी कहता है कि ये देखना सच में काफी रेयर होता है कि कोई एक मैन दूसरे मैन के लिए इस तरह लड़े और इस तरह इम्पेरेस हो। जिसको भी नहीं समझ में आया मैं उसको बता दूं, ट्याजी यहाँ पे कहना चाहता है कि क्या तुम्हें उसके अंदर कोई इंटरेस्ट तो नहीं है ना। और वहीं पे वो पर्सन ये सुन के काफी गुस्सा हो जाता है। वो ट्याजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं की, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और वहीं पे ट्याजी भी उसकी ये बात सुन के काफी गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम एरोगेंट बेवकूफ कहीं की, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाने से पहले तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा और तुम्हें बताना होगा कि आखिरकार मार्शल आर्ट वर्ल्ड के मैनर्स क्या है। वो ऐसा जैसे ही कहता है तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई पर्सन अपने हाथ में माला लिए और अमिताभा करते हुए वहाँ पे आ रहा होता है। और वहाँ पे आने के बाद वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि क्या ये बेवकूफ फिर से एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन सच में ये शो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये इंसान शाओलिन टेम्पल का ड्यो ग्योंग होता है और इसके बाजू में ही एक इंसान जमीन के ऊपर लेटा हुआ होता है। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो पर्सन बेगर शेख का चो बैंक होता है। और उनसे थोड़ी दूरी पे हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक पीली ड्रेस वाली लड़की अपने बाजू वाली लड़की से कह रही होती है, जहाँ पे देखो ये लोग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, सच में ये लोग कितने बड़े बेवकूफ है। तभी हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये लड़की यांग क्लैन की यांग सोसो होती है और उसके साइड में जो लड़की होती है वो मूरेंग क्लैन की मूरेंग मी होती है। आगे सोसो मी से कहती है कि क्या तुम मेरी बातों से एग्री नहीं करते हो, ये लोग सच में बेवकूफ है ना। वहीं पे वो लड़की उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। और उसके बाद हमें एक और मोटे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि ये मोटा ह्युआंगफू क्लैन का ह्युआंगफू डोंग होता है। और यहीं पे हमारे सारे न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है जो आगे हमारी कहानी
पानी में दिखने वाले हैं। आगे योंगफू अपने सामने कुछ देखता है, जिसके बाद वो सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि जल्दी से वहाँ पे देखो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगता है। ये देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार अचानक से यहाँ पे क्या होने लगा। तभी वहाँ पे एक सोल्जर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि लगता है कि यहाँ पे अटैक हो गया, यूनियन के अंदर दुश्मन घुस आए हैं। ये देखकर मु यांग और उसके सभी साथी एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाते हैं और अपने वेपन को बाहर निकाल लेती हैं और एक दूसरे को कवर करने लगते हैं। और वहीं पे मी सोसो भी ये देखकर जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है। और वो सभी लोग अपने चारों तरफ नजर रख रहे होते हैं कि आखिरकार दुश्मन कहाँ से आने वाला है, लेकिन कुछ समय तक तो कोई भी वहाँ से उस धुंध के अंदर से बाहर नहीं निकलता है। ये देखकर टीआईजी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि ये धुंध चारों तरफ फैलती जा रही है और हमारे जो दुश्मन है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। आखिरकार वो सभी लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं और अभी तक वो लोग बाहर क्यों नहीं आए हैं। और वहीं पे जो मॉन्क होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा पर्सन है जो इतना बेवकूफ है जिसने यूनियन के अंदर घुसने की कोशिश की है। क्या उस पर्सन को ये नहीं पता है कि आखिरकार यूनियन के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। उसने भले यहाँ पे कुछ भी क्यों न कर दिया हो, लेकिन अगर यहाँ पे किसी को भी एक भी खरोच आती है तो यूनियन उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, उसको पूरी तरह से तबाह कर देगी। लेकिन उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आए हैं। आखिरकार इतना बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। तभी उस मॉन्क को अपने सामने कुछ दिखता है, जिसे देख के वो सभी लोगों को चिल्ला के कहता है कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ है। ये सुनकर जैसे वो सभी लोग वहाँ पे देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं काले रोब पहने हुए, जिसे देख के वो सभी लोग एक साथ चिल्ला के कहते हैं ये तो घुसपैठिए हैं। तभी हम उन तीनों घुसपैठिए में से एक की शक्ल दिखाई जाती है जो कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है। लेकिन अभी तक इन सभी लोगों में से किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पे सनवू आया हुआ है घुसपैठिया बन के। तभी मु यांग उन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तीनों घुसपैठियों की हिम्मत कैसे हुई यूनियन के अंदर घुसपैठ करने की, क्या तुम सभी लोग को जिंदा नहीं रहना है। यही कहकर मु यांग और उसके साथ सभी लोग एक साथ सनवू के ऊपर जंप करके अटैक कर देते हैं और वहीं पे मु यांग अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके साथ ही साथ टीआईजी भी अपनी एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखकर सनवू एक काफी ज्यादा खतरनाक से स्माइल देता है और उसके बाद जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा एयर का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सभी लोग सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो सभी लोग एक साथ काफी दूर धकेले जाते हैं और काफी ज्यादा जख्मी होकर जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर मु यांग को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि वो सभी लोग बस एक ही अटैक में हार गए, जिसकी वजह से वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हम सभी लोगों ने मिल के एक साथ उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उस पर्सन ने बस अपने एक ही अटैक में हम सभी को पीछे धकेल दिया और हम सभी लोगों को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया। सच में वो तीनों काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार वो तीनों है कौन जो इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद यहाँ पे यूनियन के अंदर अटैक कर रहे हैं। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोसो अपनी स्वॉर्ड लेके जंप कर देती है और तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और वो रास्ते के अंदर ही अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी की को इंजेक्ट कर देती है ताकि वो अपने एक ही अटैक में उन तीनों में से कम एक को तो खत्म ही कर दे। लेकिन तभी उन तीनों में से कोई एक बिल्कुल लाइट की स्पीड से काफी तेज से वहाँ से गुजरता है और बस पलक झपकते ही सोसो के पीछे आ जाता है और सोसो के गले पे अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा गला तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात चुपचाप मानती हो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ पे खड़े रहना। लेकिन वहीं पे सोसो उसकी आवाज सुन के काफी हैरान होती है, अपने मन के अंदर कहती है इस पर्सन की आवाज तो काफी ज्यादा, लेकिन अपनी बात को आगे पूरी कर पाती है उससे पहले हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग जख्मी होकर गिरे हुए होते हैं, जिन्हें देखते हुए सनवू कह रहा होता है कि जैसा कि मुझे तुम सभी लोगों से उम्मीद थी, तुम सभी लोग सच में काफी ज्यादा कमजोर हो और हॉल एडमिशन के जो रिजल्ट है उसके अंदर तुम सभी के सभी फेल हो। यांग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कमीने हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनियन के अंदर घुस के हमारे साथ ऐसे बर्ताव करने की और हमें जख्मी करने की। याजी कहता है कि क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो। मुयंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे यूनियन के अंदर किसी ने घुस के हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमें जख्मी कर दिया है और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे शांत रहूं और कुछ भी ना बोलूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, आखिरकार जिस कमीने ने भी ऐसा किया है मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही कहकर वो खड़ा हो जाता है और अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जो कोई भी हो मेरे सामने और मेरे से फेस टू फेस लड़ो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने आओ। और वहीं पे जो मॉन्क होता है वो अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा स्मोक है कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ कि आखिरकार हमारे ऊपर कौन अटैक कर रहा है और उसकी पहचान क्या है, मैं कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। जब तक ये स्मोक यहाँ से नहीं हटेगा हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। वो ये सब कह रहे होते हैं कि तभी सोसो साइड से कहती है कि मुझे इनके बारे में पता है, कम से कम एटलीस्ट एक इंसान के
के बारे में तो मुझे पता ही है कि आखिरकार इनमें से एक इंसान कौन है। सोसो इतना जैसे कहती है, सोसो के गले के ऊपर जिसने भी स्वॉर्ड रखी होती है वो अपनी स्वॉर्ड दूर हटा लेता है और उसके बाद साइड में जाके अपनी ब्लैक हुडी को उतारने लगता है और उसके साथ एक और पर्सन होता है जो अपनी हुडी को उतार रहा होता है। ये सब देख के सोसो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ये लोग खुद से अपनी पहचान को यहाँ पे रिवील करेंगे। जैसे ही वो दोनों अपनी पहचान को वहाँ पे रिवील करते हैं तो वहाँ पे मु यांग जैसे उन लोगों को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। बस वही नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उन दोनों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वो सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं कि क्या तुम दोनों ही हो जिन्होंने यूनियन के अंदर घुसपैठ की और हम लोगों के ऊपर अटैक किया। और वहीं पे सोसो भी कह रही होती कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, इन दोनों में से एक रिन यूनी भी है और दूसरा पर्सन जुएगन होता है। और वहीं पे मु यांग उन दोनों को देख के काफी गुस्सा हो गया होता है। वो उन दोनों को चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सभी लोगों के साथ ऐसा करने की। आज जो तुम दोनों ने यहाँ पे जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम दोनों को काफी ज्यादा कड़ी पनिशमेंट दिलवाऊंगा मैं। ये सुनकर सनवू पीछे से आते हुए उसे कहता है कि क्या तुम अपना ये सब बकवास करना बंद कर सकते हो। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बातों को फिर से रिपीट करना होगा क्योंकि तुम सभी लोग जख्मी होकर जमीन पे गिरे हुए थे, तो मुझे फिर से बताना होगा ताकि तुम सभी लोगों को पता चल जाए कि आखिरकार कुछ समय पहले मैंने तुम सभी लोगों से क्या कहा था। तुम सभी के सभी इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल के एग्जाम के अंदर फेल होते हो और तुम सभी के सभी डिस्क्वालीफाई किए जाते हो क्योंकि तुम सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर और तुम्हारी स्किल के अंदर काफी ज्यादा कमियां हैं। ये सुन के मु यांग और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। मु यांग हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये सब एक टेस्ट था। तुम सभी लोगों ने यहाँ पे जो इतनी ज्यादा तबाही मचाई वो बस एक टेस्ट था, सिर्फ एक टेस्ट के लिए इतनी ज्यादा तबाही मचाई तुम सभी लोगों ने। पीछे से मोंग भी कहता है कि हाँ ये सच में कितना ज्यादा रिडिकुलस था कि तुमने यहाँ पे इतना कुछ कर दिया बस एक टेस्ट की वजह से, ये तो पूरी तरह से नॉनसेंस है। मु यांग भी कहता है आखिरकार तुम क्या सोचते हो हम इस तरह के किसी बेकार से टेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, हम कभी भी ऐसे बेकार से टेस्ट को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन हाँ तुमने आज जो यहाँ पे जो कुछ भी किया है मैं वो सारी चीजें अपने सेक में जाकर रिपोर्ट करूंगा और उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर ये सब करने का नतीजा क्या होता है। ये सुनकर सनवू कहता है कि क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगा। मैं कभी भी किसी ऐसे बच्चे की धमकी से नहीं डरता जो छोटी सी फाइट के लिए अपने फादर के पास भागता हुआ चला जाए। ये सुनकर तो मु यांग का पूरी तरह से मुंह ही बंद हो जाता है। आगे मिस साइड से सनवू से कहती है मैं बिल्कुल भी इसे समझ नहीं पा रही हूँ, ये तो पूरी तरह से एक अनफेयर प्रोसेस था क्योंकि अगर आपको हमारा टेस्ट ही लेना था तो आप ऑफिशियली इसे अनाउंस करके हमारा टेस्ट ले सकते थे, आखिरकार आपने इस तरह के प्रोसेस को क्यों अपनाया। ये सुनकर सनवू कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि अगर तुम किसी के ऊपर अम्बुश करने जा रहे हो, छुप के अटैक करने जा रहे हो, तो क्या तुम उसे पहले से बता दोगे कि तुम उसके ऊपर छुप के अटैक करने वाले हो। ये कितना ज्यादा बेहुदा लगता है। और जबकि तुम सभी लोगों में से कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है तो तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं होता है ऐसा कुछ भी कहने का। ये सुनकर तो मी का पूरी तरह से मुंह ही बंद हो जाता है। जिसके बाद आगे सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि जबकि तुम सभी लोगों को इस चीज से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो चलो मैं तुम सभी लोगों को एक और मौका देता हूँ और इन सभी चीजों को तुम सभी लोगों के तरीके से करता हूँ। यही कहते हुए सनवू वहाँ पे अपनी पैरालिसिस पॉइजन को रिलीज कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे चारों तरफ वो पैरालाइज पॉइजन फैल जाता है और सभी के पैरों को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। आगे सनवू उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों के पैरों के नीचे जो तुम सभी लोगों को पर्पल कलर का फॉग दिख रहा है वो पैरालाइसिस पॉइजन है जो तुम सभी लोगों को पैरों को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया है। अगर तुम में से कोई भी इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर पाता है और अपने पैरों को हिला पाता है और अपनी जगह से हिल पाता है तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी तक जितनी भी सारी चीजें की है उसके लिए मैं तुम सभी लोगों से माफी मांगूंगा और मेरी जो हॉल लीडर की पोजीशन है उसे भी मैं छोड़ दूंगा। या तो मेरे पीछे जो वाइस हॉल लीडर खड़े हैं उनमें से किसी एक को भी तुम संभाल पाते हो और उसका सामना कर पाते हो तो भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग जल्दी से अपने पैरों को हिला के देखने लगते हैं कि क्या ये सच में पैरालाइसिस पॉइजन है। जिसके बाद वो जैसे देखते हैं कि उनके पैर नहीं हिल रहे हैं तो वो कहने लगते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे पैरों के नीचे जो पर्पल कलर का फॉग है वो पैरालाइसिस पॉइजन भी हो सकता है। वो मोंग भी कहता है कि हाँ मैं भी अपने पैरों को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे जो मु यांग होता है वो सनवू से हंसते हुए कहता है कि याद रखना तुमने अभी तक जितनी भी सारी चीजें कही है मैं उन सभी चीजों के लिए तुम्हें रिग्रेट करने में मजबूर कर दूंगा। यही कहकर मु यांग अपने कपड़े के अंदर हाथ डालता और कुछ बाहर निकालने लगता और निकालते हुए सनवू से कहता है कि जब मैं तुम्हारे इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर दूंगा और अपनी जगह से मूव करूंगा तब तुम अपनी शब्दों पे खड़े उतरना और मैं देखूंगा कि आखिरकार कैसे तुम सभी लोगों के सामने अपने घुटनों पे आती हो और हमसे माफी मांगते हो। यही कहकर मु यांग अपने कपड़े के अंदर से एक रेड कलर की पिल को बाहर निकालता है जिसे देख के टीआईजी के पीछे खड़ा पर्सन कहता है वो पिल तो डोंग क्लैन का ब्लड पॉइजन और है। ये सुन के टीआईजी कहता है लेकिन आखिरकार उस पर्सन के पास वो पिल क्या कर रहा है। तभी मु यांग कहता है कि ये डोंग क्लैन का ब्लड पॉइजन और ये डोंग क्लैन का है तो ये इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल है कि ये चीज को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता है। मुझे इस ऑर्ब पे पूरी तरह से भरोसा है कि ये ऑर्ब तुम्हारे इस पॉइजन को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कर देगा और उसके बाद तुम्हें मेरे सामने अपने घुटनों पे आने पे मजबूर कर देगा। और उसके बाद तुम जैसे ही हॉल लीडर की पोजीशन को छोड़ोगे तो हॉल लीडर की पोजीशन को मैं ले लूंगा और हॉल लीडर मैं बन जाऊंगा। यही कहते हुए मुयांग उस पिल को खा लेता है, जिसके बाद जैसे वो उस पिल को खाता है तो अचानक से उसकी बॉडी में कुछ इफेक्ट होने लगते, उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दर्द होने लगते हैं। जिस दर्द को सहते हुए मुयांग अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जो तुमने आज मुझे ह्यूमिलेट किया है, मेरी बेइज्जती की है, उस दर्द के सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। मैं इन सारे दर्दों को सहूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों पे आके माफी मांगते हुए देखना चाहता हूँ। वो ये सब अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर जो इफेक्ट हो रहे होते हैं, उसे दर्द हो रहा होता है, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। और सनवू का जो पॉइजन होता है जिसने उसकी पैरों को पूरी तरह से घेर के रखा होता है, उसके पैरों को पैरालाइज करके रखा होता है, वो अभी तक न्यूट्रलाइज नहीं हुआ होता है। जिसे देख के मुयांग काफी चौंकते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। डोंग क्लैन के ऑर्ब ने भी इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई नहीं किया। आखिरकार ये पॉइजन कितना ज्यादा पावरफुल है कि डोंग क्लैन के ऑर्ब भी इसके सामने फेल हो चुका है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी मारने को तैयार नहीं हूँ कि ये पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर सनवू उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम भले चाहे कुछ भी कर लो, ये पूरी तरह से मीनिंगलेस ही होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है इस पॉइजन के ऊपर। अगर तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा हो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा ऐसे ब्लड पॉइजन ऑर्ब दे सकता हूँ। यही कहते हुए सनवू वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड पॉइजन ऑर्ब को निकाल देता है और उसके बाद उन सभी ब्लड पॉइजन ऑर्ब को मुयांग की तरफ भेजते हुए कहता है कि तुम इन सभी ब्लड पॉइजन ऑर्ब को रख सकते हो और इसे खा के ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम हजारों भी ब्लड पॉइजन ऑर्ब को खा लेते हो, लेकिन उन सभी में से कोई भी मेरे पॉइजन के ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाएगा और ना ही मेरी मर्जी के बिना तुम इस पॉइजन से आजाद हो सकते हो। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग हार मान लेते हैं। ये देखकर सनवू उन सभी लोगों को आजाद कर देता है और उन सभी लोगों से कहता है, जबकि तुम सभी लोगों ने अपना पूरा ट्राई कर लिया लेकिन उसके बावजूद तुम इस पॉइजन से आजाद नहीं हो पाए, ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो चलो अब मैं स्टेज को यहीं पे खत्म करता हूँ। यही कहकर सनवू जुयन और रीन के साथ वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए उन सभी लोगों से कहता है कि जल्दी हमारी मुलाकात फिर से होगी। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर अपने हाथ को टेबल पे पटकते हुए सोच रहे होते हैं। उस कमीने ने स्वॉर्ड एम्परर के 3rd डिसिपल को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और बस इतना ही नहीं, उसने 10 सेक्ट और 7 क्लैंस के लोगों को भी बेइज्जत किया और उनका एडमिशन टेस्ट लिया। अगर मैं जल्दी कुछ नहीं करता हूँ और कोई प्लान नहीं बनाता हूँ तो वो यून सनवू मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्दी से उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार वो यून सनवू को अपने रास्ते से कैसे हटाए, जिसकी वजह से वो काफी जोरों जोरों से चिल्ला रहा होता है कमांडर, जब से मैंने आपको फॉलो करने का डिसीजन लिया है तब से लेके आज तक मैंने काफी अजीब अजीब चीजों को देखा है और ये भी पता नहीं चलता है कि आपके साथ रहने के बाद कब क्या करना पड़ जाए। सनवू कहता है, तो आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? जुगेगन हंसते हुए कहता है कि मैंने भले ही आपके साथ रह के काफी अजीब अजीब चीजों को किया है, लेकिन उसके बाद जो मुझे रिवॉर्ड मिला है वो इन सभी चीजों के लिए वर्थ इट है। और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं किसी मैच के स्पेल बैरियर को तोड़ पाऊंगा और ना ही कभी फॉर्मेशन और एरो को एक्टिवेट कर पाऊंगा, लेकिन मैं आज इन सभी चीजों को करने में कामयाब हो पाया हूँ सिर्फ आपकी वजह से। ये सुनकर सनवू सोचता है कि एक जीनियस तो एक जीनियस ही होता है। आखिरकार किसने सोचा था कि अगर मैं इस इंसान को वो बुक दे दूंगा तो ये इंसान बस कुछ ही दिनों में एरे का इस्तेमाल करना सीख जाएगा। तभी रीन सनवू से कहती है कि कमांडर, मैंने इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप पॉइजन का भी इस्तेमाल इतनी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, ना ही मैंने कभी ये इमेजिन किया था कि आप ऐसे किसी पॉइजन को ले आएंगे जिसका जिक्र टैंक लैंड की हिस्ट्री में भी ना किया गया हो। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से हमें एक नए पॉइजन के बारे में जानने को मिला और हमारे पास अब एक नया पॉइजन है। ये सुनकर सनवू कहता है कि क्या तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम्हारी फैमिली इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल के बीच में आ गई? रीन कहती है कि ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है और आपको देख के लगता है कि आपके पास इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल चलाने की स्किल है। तभी जुगेगन भी साइड से कहता है कि मुझे भी अपनी फैमिली से मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, काफी लंबे समय से मैं भी अपनी फैमिली से नहीं मिला हूँ। मैंने बस उन्हें इतना ही बताया है कि मैंने एक अच्छे मास्टर को ढूंढ लिया है जिन्हें मैं सर्व कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैंने उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। मास्टर सबको सुनकर रीन हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक मिलिट्री फैमिली जैसे कि जीगल फैमिली के किसी मेंबर के मुंह से ऐसा कुछ सुनूंगी। जो भी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार जुगेगन के क्लैन का नाम तो जुगे क्लैन था, आखिरकार जुगे क्लैन कैसे हो गया, तो मैं उन सभी को बता दूं। यहाँ पे जुगे
जुगे क्लैन का नाम चेंज होकर जिगल क्लैन हो गया है और जुगन का नाम चेंज होकर जिगल जीन हो गया है। और यहाँ पे रिन के क्लैन का भी नाम चेंज हो गया, उसके क्लैन का नाम डोंग से टैंग हो गया है। तो मैं जब भी जिगल फैमिली और टोंग फैमिली बोलूंगा तो आप सभी लोग समझ जाना कि आखिरकार मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आगे रिन अपने मन के अंदर सोच रही होती है। जुगेगन ने बिना किसी हेजिटेशन के ये निर्णय ले लिया है कि वो अब से यून क्लैन के लीडर यून सनवू को फॉलो करने वाला है। आगे सनवू जुगेगन से कहता है कि रास्ता काफी खतरनाक और मुश्किल होने वाला है, कहीं तुम्हें तुम्हारे डिसीजन के लिए रिग्रेट तो नहीं होगा ना। जुगेगन कहता है कि रास्ता भले ही कितना भी खतरनाक या मुश्किल क्यों ना हो, मैं आपका साथ दूंगा और आपके सामने खड़ा रहूंगा और अपने मास्टर की रक्षा करूंगा। ये सब सुन के रिन वहाँ पे काफी उदास हो रही होती है और अपने मन के अंदर कह रही होती है कि हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अगले टोंग फैमिली के लीडर के रूप में नहीं चुनी गई होती। तब मैं अगले टोंग फैमिली के लीडर के रूप में चुनी गई हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। काश मैं अगले टोंग फैमिली के लीडर के रूप में नहीं चुनी गई होती तो मैं भी बिल्कुल ईमानदारी से कमांडर आपको फॉलो कर रही होती और आपका अनुसरण करती। तभी सनवू कहता है कि बाय द वे वैसे मुयांग का क्या हाल है। तभी जुगन बताता है ऐसा कहा जा रहा है कि मुयांग अभी भी हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्वॉर्ड एम्परर ने मुयांग के गलत व्यवहार के लिए उसे एक अच्छा सजा दिया है। सनवू कहता है कि क्या स्वॉर्ड एम्परर ने यही कहते हुए कुछ समय पहले की बातें याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने उन सभी लोगों का टेस्ट लिया होता है। वो सोच रहा होता है कि जब मैंने उन सभी लोगों के टेस्ट को खत्म कर दिया था और मैं वहाँ से जाने की बात कर रहा था तभी मुयांग पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया। फिर हमें मुयांग को दिखाया जाता है जिसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं इसे और ज्यादा नहीं सह सकता हूँ। यही कहते हुए वो काफी तेज से अपनी स्वॉर्ड को लेकर सनवू की तरफ जाने लगता है और जाते हुए कह रहा होता है कि अब मैं अपनी स्वॉर्ड से तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा और तुम्हारी जो पोजीशन है उसे मैं ले लूंगा। ऐसा कहते हुए जैसे ही सनवू के करीब आ रहा होता है तभी सनवू के पीछे से अचानक कोई पर्सन काफी तेज से बाहर निकलता है। अचानक से उस पर्सन को देख के मुयांग काफी हैरान हो जाता है, लेकिन आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पर्सन काफी तेजी से उसके करीब पहुंच जाता है। ये देखकर मुयांग रिएक्ट कर पाता या खुद को बचा पाता उससे पहले ही वो पर्सन मुयांग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से मुयांग काफी दूर जाके गिरता है और फिर उसके बाद पीछे मुड़ते हुए सनवू को ग्रीट करता है, उससे माफी मांगते हुए कहता है कमांडर मुझे माफ कीजिएगा मेरे सबऑर्डिनेट के गलत बिहेवियर के लिए। तभी हमें इस इंसान के बारे में पता चलता है कि इस इंसान का नाम लियू चियोंग है और इसे मीटियोर फीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सुनकर सनवू सोच रहा होता है कि ये पर्सन इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, इस पर्सन ने बस अपने एक ही मूव में मुयांग को पूरी तरह से बेहोश कर दिया और भले ये इंसान अभी मुझसे माफी मांग रहा है और अपनी रिस्पेक्ट मुझे दिखा रहा है, लेकिन इसकी आंखों में देखो इसकी आंखें पूरी तरह से फीलिंगलेस है। भले इस इंसान की आंखों में कोई भी इमोशन क्यों न हो, इसकी आंखें पूरी तरह से इमोशनलेस ही क्यों न हो, लेकिन इसकी आंखों में मुझे एक इमोशन बहुत ही अच्छी तरह से नजर आ रही है जो कि है काफी खतरनाक किलिंग इंटेंशन। उस बंदे की आंखों में मेरे खिलाफ काफी खतरनाक किलिंग इंटेंशन है, जैसे कि वो बंदा मुझे अभी मारना चाहता हो। तो यहीं पे हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे रिन सनवू से कह रही होती है कि क्या उन सभी लोगों में से किसी को भी इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल में एक्सेप्ट करना ठीक होगा। सनवू कहता है कि उन सभी की टेस्टिंग लेने के बाद मैंने ये पाया है कि उन सभी लोगों में से काफी सारे लोगों ने खुद की एप्लीकेशन को खुद से विड्रॉ कर लिया है। मुयांग, यो व्योल चो, चोन क्योंग एंड गोबन इन चारों कुछ भी नहीं है। मतलब हमें जो छोटे मोटे कीड़ों को इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल से बाहर निकालना था वो लोग खुद से ही बाहर निकल चुके हैं और बाकी के जो बचे हुए मेंबर हैं वो वापस आ रहे हैं, लेकिन उन सभी के वापस आने से पहले उन सभी की पहचान और इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता लगाना होगा, उन सभी के बारे में हमें चेक करना होगा। जुगेगन और रिन दोनों एक साथ कहते हैं कि ठीक है कमांडर। आगे जुगेगन उन सभी की इंफॉर्मेशन वाली बुक वहाँ पे लेके आता है जिसके अंदर उन सभी की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, जिसके बाद जुगेगन उन सभी की इंफॉर्मेशन बताना चालू करता है। टैजी और ना हुयोंग ये दोनों सबसे प्रमुख है, ये दोनों ही वुलेंग ग्रुप के एक मेंबर है और ये दोनों ही आज के समय में मार्शल आर्ट के अंदर काफी टैलेंटेड लोगों में से एक है। फिर आती है सोचो, ये लड़की सबसे यंगेस्ट लड़की है जेनसोन फैमिली के अंदर और इसकी फैमिली के अंदर इससे सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है मियोंग मी, ये काफी ज्यादा फेमस है अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से और ये सबसे बड़ी बेटी है मियोंग फैमिली की, लेकिन कहा जाता है मियोंग मी की जो मार्शल आर्ट की रैंक है वो इतनी भी ज्यादा ऊपर नहीं है, वो काफी ज्यादा लो है। ये सुनकर सनवू सोचने लगता है कि क्या मियोंग मी, फिर वो अपने फ्यूचर की कुछ यादों को याद करने लगता है जहाँ पे उससे कोई कह रहा होता है मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ,
तभी हमें काफी सारे घरों को जलते हुए दिखाया जाता है और वहीं पे सनवू ने अपने हाथों से एक पर्सन को गले से उठा के रखा होता है और वहीं पे उसके साइड में ही मियोमी खड़ी होती है और वहीं पे सनवू बता रहा होता है, जब मैं दूसरे वर्ल्ड के फ्यूचर के अंदर ब्लड से का एक पपेट डॉल बन गया था तो मैंने काफी नरसंहार किया था। उसकी पूरी फैमिली जिसके अंदर वो भी थी वो सभी लोग मेरे हाथों से बहुत ही बेरहमी से मारे गए थे। और वहीं पे रिन जो अपनी फैमिली को इस तरह मरते हुए देख के काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है और साथ ही साथ काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रही होती है। वो सनवू से कहती है, तुमने जो आज यहाँ पे मेरी फैमिली के साथ किया है मैं उस चीज को कभी भी नहीं भूलूंगी, तुम्हें इस चीज के लिए रिग्रेट होगा। यही सब याद करते हुए सनवू सोच रहा होता है कि भले ये सारी घटना दूसरे वर्ल्ड के फ्यूचर में घटी थी लेकिन मैं कभी भी वो गुस्से भरी आंखों को नहीं भूल पाया जिस गुस्से भरी आंखों से उसने मुझे वो बात कही थी। लेकिन मैं अब किसी भी कीमत पे उस चीज को यहाँ पे होने नहीं दे सकता हूँ। मैं किसी भी कीमत पे फ्यूचर चेंज करके रहूंगा और सबको बचाऊंगा। फिर सनवू सभी लोगों से कहता है कि ठीक है चलो अब 3 दिन बाद मिलते हैं। जुगन कहता है कि ठीक है। फिर सनवू जाते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना है। जुगन आखिरकार तुम्हारा इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल को लेके क्या सोचना है? जुगन कहता है, कमांडर अगर मैं आपको सच सच बताऊं जहां तक मैंने उसे देखा है तो उसके अंदर कुछ भी ज्यादा खास नहीं है। इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल सिर्फ आउटसाइड फील्ड तक ही जा सकती है। ये सुन के सनवू जुगन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा आउटसाइड फील्ड से क्या मतलब है? रिन बताती है कि आउटसाइड फील्ड मतलब हम रिस्पॉन्सिबल है सोल्जर्स को खाने के लेके और मिलिट्री के जो हॉर्स है उन सभी को लेके। हमारे ऊपर बस इन सभी चीजों की छोटी मोटी जिम्मेदारी है। जुगन कहता है कि ये सुनने में कितना ज्यादा अनरीजनेबल लग रहा है। मैं उन सभी लोगों को कहूंगा कि हमें और भी ज्यादा अथॉरिटी दे। ये सब सुन के सनवू कुछ समय तक कुछ सोचता है और फिर कहता है कि नहीं, इस सभी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आउटसाइडर फील्ड को ही देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। आगे रिन कहती है वो तो बस एक छोटा सा पार्ट है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है? सनवू कहता है कि नहीं। यही कहकर वो एक डायलॉग मारता है जिसका मतलब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया तो मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ सियान ओपी को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि जो भी हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करेगा मैं उसे अपनी वीडियो के अंदर शाउट आउट दूंगा। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मिलके खाना बना रहे होते हैं और उन सभी लोगों से कोई कह रहा होता है, आखिरकार मेन डिश बन के अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है? तुम सभी लोग इतने धीरे क्यों काम कर रहे हो? अगर तुम सभी लोग इसी स्पीड से काम करते रहे तो पक्का आज हम ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी काम करो, मैं तुम सभी लोगों को पहले ही वार्न कर दूं। जो इंसान भी अपने हिस्से का खाना बनाने में लेट करेगा या नहीं बना पाएगा वो मेरे हाथों से मर गया समझ लो आज। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा हेड शेफ होता है यहाँ का। आगे हेड शेफ को अपने पीछे से अंदर घुसने की किसी की आवाज आती है जिसे सुन के हेड शेफ जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, आखिरकार एंट्रेंस को कौन सा गार्ड कर रहा है जिसको ये भी ध्यान नहीं है कि किसी को भी किचन के अंदर नहीं आने देना है जब खाना पक रहा हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि सनवू और जुगन और रीन होते हैं। लेकिन अभी तक उस हेड शेफ ने सनवू को पहचाना नहीं होता है जिसकी वजह से वो चिल्ला के उन तीनों से कहता है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई किचन के अंदर बिना पूछे घुसने की? ऐसा कह के वो हेड शेफ जैसे उन तीनों को ध्यान से देखता है तो उसके पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान होते हुए कहने लगता है, क्या वो पर्सन इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल का नया लीडर है? लेकिन आखिरकार वो पर्सन यहाँ पे क्यों आया है? और उसके पीछे भी जितने भी खाना बनाने वाले होते हैं वो सभी लोग सनवू को देखने लगते हैं और आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं कि ये तो इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल का नया लीडर है। ऐसे ही वो सभी लोग सनवू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सुन के उस हेड शेफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास करना बंद करोगे? तुम सभी लोगों को अपने मुंह से ज्यादा अपने हाथ चलाने चाहिए। अगर तुम सभी लोग ने आज ब्रेकफास्ट में लेट किया तो तुम सभी लोगों को देखना मैं आज तुम सभी लोगों को क्या करता हूँ। ये सुनकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। आगे वो हेड शेफ सीधे चलते हुए सनवू के पास जाता है और सनवू को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ का हेड शेफ हूँ। ये सुनकर सनवू भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल का नया लीडर है। ये सुन के वो हेड कहता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आप मेरे किचन के अंदर क्यों आए हैं? ये सुनकर सनवू कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? वो हेड शेफ कहता है कि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, आप सीधे मुद्दे पे आइए। सनवू कहता है कि ठीक है मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हेड शेफ हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करे और हमें कुछ जानकारी दे। ये सुन के वो हेड शेफ मुंह घुमाते हुए कहता है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर सनवू थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। वो उस हेड शेफ से कहता
है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे कोई मजाक करने के लिए आया हूँ जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। सनवू को ऐसे गुस्से में देख के वो हेड शेफ घबरा जाता है और अपने मन के अंदर कहता है कि अचानक से इस पर्सन की आंखें इतनी ज्यादा शार्प कैसे हो गई जैसे कि ये पर्सन मुझे अभी मार डालेगा। तभी सनवू आगे उससे कहता है कि मेरे पास अभी इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं यहाँ पे वेस्ट कर सकूं, इसलिए यहाँ से जल्दी जाओ और तुम्हारे डेली फूड का जो रिकॉर्ड है उसे लेके आओ। ये सुनकर वो हेड शेफ जल्दी से वहाँ से भागते हुए चला जाता है अपने फूड के रिकॉर्ड को लाने के लिए और बस कुछ ही समय में अपने फूड के रिकॉर्ड को ले आता है और उसके बाद सनवू को देते हुए कहता है कि इस किताब के अंदर वो सारी डिटेल है कि आखिरकार हम मुरीम यूनियन के मेंबर्स को कैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस बुक के अंदर पिछले 3 सालों के फूड के रिकॉर्ड है, तो आप सारी चीजों को देख सकते हैं। ये सुन के सनवू कहता है ठीक है। उसके बाद वो उस बुक को पढ़ने लगता है और फिर उसके बाद उस बुक को पढ़ने के बाद हेड शेफ से कहता है कि मैंने जहाँ तक इस बुक के अंदर देखा है तो अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग तरह के खाने बनते हैं और बस इतना ही नहीं, 7 सेक्ट और 10 फैमिली के जो वॉरियर्स है उनके लिए एक स्पेशल डिश भी बनती है। वो हेड शेफ कहता है कि हाँ, हम उनके लिए अलग से स्पेशल डिश बनाते हैं और अलग से उन्हें खाना देते हैं क्योंकि वो सभी लोग मुरीम यूनियन के काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं और हम सभी लोग उनको ऐसी केयरलेसली खाना नहीं दे सकते हैं, इसकी वजह से हम उनके लिए स्पेशल डिश बनाते हैं। और वैसे कहा जाता है कि खाना वॉरियर्स के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन होता है। ये सुन के सनवू कहता है लगता है कि वो सब वॉरियर्स कुछ ज्यादा ही मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं। फिर वो हेड शेफ से पूछता है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो अनवर्दी हो, भरोसे के लायक ना हो। वो हेड शेफ बताता है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो भरोसे के लायक ना हो, यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा भरोसेमंद है। हाँ, लेकिन भले ही ऐसा हो सकता है कि कोई और सेक्ट का पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करके हमारे सोल्जर्स के खाने में पॉइजन मिला दे, तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा कर सकता है। सनवू कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं या काम करने के लिए आते हैं उन सभी लोग को सिलेक्ट कौन करता है कि आखिरकार यहाँ पे काम कौन करेगा। वो हेड शेफ बताता है कि मैं और मेरा यहाँ पे एक असिस्टेंट है, हम दोनों मिलके ये सिलेक्ट करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कौन काम करेगा और किसको सिलेक्ट करना है। सनवू कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सभी जानकारी देने के लिए और इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, तो चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। यही कहकर सनवू अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है और वो जो हेड शेफ होता है वो सनवू को दरवाजे तक छोड़ने आ रहा होता है। तभी वहाँ से जाते हुए सनवू का ध्यान एक गार्ड के ऊपर जाता है जो मुयांग का खाना लेके जा रहा होता है, जिसे देख के सनवू कहता है सच में हेड शेफ तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो लोगों के लिए अलग से एक स्पेशल ब्रेकफास्ट भिजवाते हैं। यही कहकर सनवू शेफ के पास जाता है और उससे कहता है कि वहाँ पे तुमने राइस पकने के लिए रखा है, लगता है कि वो जल रहा है। ये सुन के वो शेफ जल्दी से वहाँ से भागते हुए अपने राइस के पास जाता है और मुयांग के खाने को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद सनवू उस खाने को देख के एक खतरनाक सी हंसी हंसते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि मैं जो अभी गिफ्ट मुयांग को देने वाला हूँ वो उसे काफी ज्यादा पसंद आएगा। यही कहकर सनवू अपनी उंगली में से कुछ पॉइजन को बाहर निकालता है और मुयांग के खाने के अंदर मिला देता है। उसके बाद वो जुगीगन और इन के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ पे जुगीगन और इन आपस में बात करते हुए चल रहे होते हैं कि हमने वहाँ पे सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ वहाँ पे सही है। ये सुनकर सनवू उन दोनों से कहता है कि नहीं, तुम दोनों गलत हो, वहाँ पे ऐसा कुछ है जो मैंने वहाँ पे ढूंढा है और मुझे सारी चीजों के बारे में पता करना है। और यहीं पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, हमें कहीं और पे घर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें उस घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे मुयांग होता है और वो चल रहा होता है, जहाँ पे कोई पर्सन मुयांग से कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और मुझे ये देख के भी काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुमने मेरे एक अटैक को झेल लिया है। ये सुन के मुयांग कहता है मैं जो इतने तेजी से रिकवर कर रहा हूँ ये सारी चीजें उस कमीने के लिए है जिसने मुझे इस स्टेट में लाया, इस कंडीशन में लाया है, मैं उसके बदला लेने के लिए इतनी तेजी से रिकवर कर रहा हूँ। ये सुनकर ली सियोंग कहता है कि जब मास्टर तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे तो क्या तुमने मास्टर को ये नहीं बताया था कि तुम इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल में फिर से दोबारा नहीं जाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है जिसकी मदद से तुम फिर से इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल के अंदर आ सकते हो? ये सुनकर मुयांग गुस्सा होते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता हूँ जिसके अंदर टीम स्पिरिट नाम की कोई भी चीज नहीं है और जो इतने ज्यादा गंदे गंदे ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हो, मैं उसके साथ बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहूंगा। मैं अपने लिए कोई दूसरा हॉल चुन लूंगा। ली सियोंग कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। मुयांग कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल चालू हो गया है और उन्होंने अपना शुरुआत किचन से किया है क्योंकि वो लोग सुबह ही किचन के अंदर गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो सभी लोग हमारी कोई गलती ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोग हम पे एक्शन ले सके। क्या हमें उसके से किसी घटिया इंसान को यहाँ पे रहने देना चाहिए? ली सियोंग कहता है कि अगर हमने कुछ किया और हमने फिर से कोई रूल को तोड़ा तो मास्टर पक्का इस पर हमसे खुश नहीं होंगे। ये सुनकर मुयांग कहता है कि अगर मेरे पास
पास रास्ता हो उस कमीने से निपटने का बिना कोई रूल तोड़े, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे उस कमीने से निपटने के लिए? ये सुनकर ली सियोंग उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है कि हम बिना कोई रूल तोड़े उससे निपट सकते हैं? मो यांग कहता है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गए कि आखिरकार 2 महीने बाद क्या आने वाला है? ये सुनकर ली सियोंग एक खतरनाक सी हंसी हंसने लगता है और मो यांग से कहता है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुमने ये प्लान सोचने के लिए अपने दिमाग का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो चलो अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पूरा प्लान क्या है और उसका डिटेल्स क्या है? ये सुन के मो यांग उसको बताना चालू करता है कि मेरा प्लान। ऐसे ही मो यांग ली सियोंग को अपने पूरे प्लान का डिटेल दे देता है। ऐसे ही मो यांग बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपने पेट के अंदर काफी ज्यादा भयानक दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक बहुत ही ज्यादा जोरदार चीख निकल जाती है। ये देख के ली सियोंग उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो और तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो? मो यांग उसे बताता है कि ली सियोंग मेरे पेट में अचानक से काफी भयानक दर्द हो रहा है। ये सुनकर ली सियोंग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार मो यांग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी मो यांग उससे कहता है कि ली सियोंग मुझे नहीं लगता कि अब मुझसे ये और भी कंट्रोल हो पाएगा। ली सियोंग जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ इससे पहले कि वो बाहर आ जाए। ली सियोंग वहाँ पे कुछ समझ पाता कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ पे एक जोरदार चीख के साथ मो यांग के साथ कांड हो जाता है और आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वहाँ पे क्या हुआ है। हमें रात में कहीं और पे एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू आया हुआ होता है। उस जगह के सामने खड़ा होकर उस जगह को देखते हुए कह रहा होता है तो अच्छा ये है वो जगह, द विंग ऑफ सल्वेशन। यही कहकर सनवू सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो जैसे ऊपर की तरफ पहुँचता है तो सनवू देखता है कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन खड़ा होता है जो उसी का इंतजार कर रहा होता है, जो सनवू को देखते ही सनवू को ग्रीट करता है और सनवू का वहाँ पे स्वागत करता है। ये देख के सनवू भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम यून सनवू है और मैं नया इंचार्ज हूँ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल का। ये सुनकर वो ओल्ड मैन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम मियो हुयोक है और मैं इंचार्ज हूँ विंग सल्वेशन का। फिर वो सनवू से कहता है कि तुम दिखने में सच में काफी ज्यादा यंग हो और तुम अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हो, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। तुम बिल्कुल उसी तरह के पर्सन हो, तो चलो अंदर, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही चाय बना के रखी है तो हम अंदर जाके पीते हैं। ये सुनकर सनवू कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में काफी ज्यादा काइंड है, तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ये सुन के वो ओल्ड मैन वहाँ का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो दोनों ही अंदर की तरफ एंटर करते हैं और वहीं पे सनवू वहाँ के नज़ारे को देख के काफी हैरान हो रहा होता है क्योंकि वो जगह काफी खूबसूरत होती है और साथ ही साथ वहाँ पे चारों तरफ बस लोगों की कब्र ही कब्र होती है। और आप सभी लोगों को तो पता ही है कि एक नेक्रोमेंसर के लिए कब्र कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज होती है। लेकिन अभी के लिए सनवू वहाँ पे कुछ भी नहीं करता है, वो सीधा चलते हुए ओल्ड मैन के साथ एक रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पे चारों तरफ बस बुक ही बुक होती है। आगे ओल्ड मैन सनवू से कहता है यहाँ पे तुम्हें जितने भी बुक दिख रही है उन सभी बुकों के अंदर बिजनेस रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, तो तुम्हें जो बुक चाहिए तुम वो बुक लेके पढ़ सकते हो और उसके अलावा तुम्हें किसी और चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊंगा। ये सुन के सनवू उन्हें शुक्रिया कहता है और उनसे कहता है कि अभी मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यही कहकर सनवू वहाँ से कुछ रिकॉर्ड को उठाता है और उठाने के बाद पढ़ने लगता है और पढ़ते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये रिकॉर्ड के अंदर कोई भी गलतियाँ नहीं है, इन सभी रिकॉर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है और रखा गया है। अभी तक मैंने अलायंस के अंदर जितने भी लोगों से मिला है उसमें से ये ओल्ड मैन सबसे अच्छा इंसान है। यही सोचने के बाद आगे वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि मैंने यहाँ पे सभी चीजों की जांच कर ली है, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पे जब से आया हूँ तब से यहाँ पे मैंने ज्यादा लोगों को नहीं देखा है, आखिरकार इसका रीजन क्या है? ये सुन के वो ओल्ड मैन बताता है आखिरकार ऐसा कौन सा यंग मैन होगा जो ऐसे किसी जगह पे बॉडीगार्ड का काम करना चाहेगा। यहाँ पे पहले काफी कम लोग साइन अप करते हैं और आते हैं और जो आते भी हैं वो भी कुछ समय बाद इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमने यहाँ पे लोगों को भर्ती करना कम कर दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे मिनिमम मेंबर ही बचे हुए हैं, बस मेरे अलावा यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ये सुनकर सनवू कहता है कि अच्छा ये बात है। यही कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसके बाद कहता है कि बस मुझे इतना ही जानना था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिरकार इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। सनवू कहता है कि यहाँ से जाने से पहले एक आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाने से पहले सिविलिंग विंग के अंदर कुछ अच्छे लोगों को लाना चाहता हूँ, क्या ये मैं अपनी मर्जी से खुद से कर सकता हूँ? ये सुनकर वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो और वैसे भी मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट से काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं उन सभी लोगों के लिए विजिट सिंबल बना देता हूँ तो कुछ समय इंतजार करो। ये सुन के सनवू कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए। यही कहकर सनवू वहाँ से कुछ
कुछ समय के लिए बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वहाँ पे चारों तरफ कबर को देखते हुए कह रहा होता है कि फ्यूचर में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। आखिरकार यहाँ पे ऐसे कितने सारे पावरफुल लोग होंगे जिन सभी लोगों की यहाँ पे कबर होगी। इन सभी कबर को देख के तो मुझे काफी एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। मेरा मन तो अभी ऐसा कर रहा है कि मैं अभी इन सभी पावरफुल लोगों को अपनी स्केलेटन आर्मी का हिस्सा बना लूं, लेकिन ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे अपनी नेक्रोमेंसर स्किल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे किसी को भी जगाया तो पक्का कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा जरूर होगा जो इस चीज को नोटिस कर लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अपनी नेक्रोमेंसर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कम से कम मैं इन सभी लोगों की थोड़ी सी एनर्जी तो ऑब्जर्व कर ही सकता हूँ ना। यही कहकर सनवू वहाँ पे अपनी डेथ की एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है। वहाँ पे जितने भी डेथ की एनर्जी होती है उन सभी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग जिन्होंने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के अंदर से अपने एप्लीकेशन को बाहर नहीं लिया होता है, वो सभी के सभी लोग इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के अंदर इकट्ठा होते हैं। और वहीं पे कुछ लोग काफी परेशान होते हुए कह रहे होते हैं कि लगता है कि ये हालत और भी खराब होने वाला है। वहीं पे टीआईजी भी कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला था, लेकिन मैंने सुना है कि हमारी वजह से हमारे शेख का काफी ज्यादा नाम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पे वापस आना पड़ा। ये सुन के सोसो कहती है कि हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे कहा गया है कि जब तक मुझे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के अंदर एक मेंबर के रूप में नहीं अपॉइंट कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तब तक मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मेरा काफी ज्यादा मन कर रहा है घर पे वापस जाने का और कुछ खाना खा के आराम करने का। ये सुन के टीआईजी के बाजू में खड़ा जो पर्सन होता है वो कहता है, आखिरकार तुम सभी बेवकूफ, आखिरकार कब तक ऐसी बेवकूफों भरी बातें करते रहोगे? तुम सभी की गार्ड डाउन करने की वजह से हमारी पिछली बार बेइज्जती हुई थी। क्या तुम सभी लोग फिर से अपना गार्ड डाउन कर रहे हो ताकि तुम सभी लोग की फिर से बेइज्जती हो जाए? अगर तुम सभी लोग अपनी फिर से बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो तो 1% भी अपने गार्ड को डाउन मत करना और बिल्कुल सतर्क रहना, ताकि फिर से जो पिछली बार हमारे साथ हुआ था वो दोबारा ना हो पाए। हम में से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार वो पर्सन यहाँ पे आके फिर से इस बार कौन सी पागलों वाली हरकत करेगा और चाल चलेगा। हम सभी लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि हम उस इंसान को दिखा पाए कि आखिरकार वो इंसान हमें जितना कमजोर समझता है हम उतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है। वो सभी लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सनवू वहाँ पे आ जाता है, जिन्हें देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। और वहीं पे टीआईजी, सोसो और मी तीनों ही एक साथ अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो बस कुछ ही दिनों पहले इस इंसान से मिले थे, लेकिन उस समय जो इसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही थी उसके मुकाबले अभी की एनर्जी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये इंसान पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसकी वजह से इस इंसान की प्रेजेंस पहले से और ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही है। जिसके बाद सनवू वहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि क्या यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, लेकिन वहीं पे तो टीआईजी और सोसो की काफी हालत खराब होती है। वो अपने मन के अंदर कह रहे होते हैं कि इस पर्सन को देखो, इस पर्सन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पक्का अपने मन के अंदर कुछ खतरनाक प्लान बना रहा है। वहीं पे सनवू सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अच्छे परफॉर्मेंस वाले कुछ बेवकूफ वॉरियर्स हो। ये सुनकर वहाँ पे उस मोंग को काफी गुस्सा आता है। वो सनवू को कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ये सोच के रुक जाता है कि सनवू उससे काफी पावरफुल है, अगर उसने यहाँ पे कुछ भी कहा तो उससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आगे सनवू सभी लोगों से कहता है कि मेरा यहाँ पे कोई भी इरादा नहीं है किसी बेकार या मक्कार वॉरियर को अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल में लेने का, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ पे कुछ अलायंस के अच्छे वॉरियर्स भी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद इतना ही कहने के साथ सनवू अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है, अपनी पॉकेट के अंदर से कुछ स्लिप्स को निकालता है, उसे अचानक टीआईजी की तरफ फेंक देता है। और वहीं पे टीआईजी अचानक से उन स्लिप्स को देख के काफी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि सनवू ने फिर से उसके ऊपर कोई अटैक कर दिया है, लेकिन जब वो उस टोकन को पकड़ता है, उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के मेंबर्स का टोकन है। और अब से वो सभी लोग इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के मेंबर्स हैं। आगे उन सभी लोगों के टोकन के ऊपर उन सभी लोगों के अलग अलग नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे कि सोसो के टोकन पे लिखा हुआ होता है छोटी बच्ची, और मी के टोकन पे लिखा हुआ होता है बर्फीली औरत। ये सब देख के उन दोनों के ही मुंह बन जाते हैं। जिसके बाद सनवू सभी लोगों से कहता है कि अपने टोकन को बड़े ध्यान से देख लो, क्योंकि तुम्हारे टोकन के ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं वही अब से तुम्हारे नाम होने वाले हैं। तो अपने टोकन को बड़े ही अच्छे से देख लो और अपने नाम को याद कर लो। वहीं पे हमें उस मोंग के टेबलेट को दिखाया जाता है
जिसके ऊपर ब्लेड लिखा हुआ होता है। जो नाम उस मॉन्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या मजाक है, ये किस तरह का नाम है। तो उनके नाम का जो हिंदी में मतलब होता है वो टकला होता है और मॉन्क के सर पे बाल नहीं है, जिसकी वजह से मॉन्क अपने ये नाम को देख के काफी गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या मजाक है, ये किस तरह का नाम है। और उसके साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी को भी अपना नाम पसंद नहीं आया हुआ होता है, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग सनवू को कंप्लेन कर रहे होते हैं। ये देख के सनवू तो पहले उन सभी लोगों को शांत करता है और उसके बाद उन सभी लोगों से कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम सभी लोगों को तुम्हारा नाम पसंद आया हो या ना आया हो, मैं अब से तुम सभी लोगों को इसी नाम से बुलाऊंगा। तो इसलिए मैं तुम सभी लोगों को तुम्हारे नाम एक एक करके बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। यही कहकर सनवू सभी लोगों के नाम बताना चालू कर रहा है कि ट्याजी तुम्हारा नाम अब से कोल्ड फेस होगा, योंग जोंग तुम्हारा नाम अब से लूजर होगा, और मोंग तुम्हारा नाम अब से ब्लेड होगा, सुबोंग तुम्हारा नाम पाइन होगा, जियोन चियोंग तुम्हारा नाम जॉम्बी होगा, और योंग फू तुम्हारा नाम फैटी होगा। और ऐसे एक एक करके सनवू सभी लोगों के नाम बता रहा होता है। और आखिरी में सनवू मी का नाम बताता है कि मी अब से तुम्हारा नाम स्नो वुमन होने वाला है। इसका हिंदी में मतलब होता है बर्फीली औरत। उन सभी लोगों को उनका नाम बताने के बाद सनवू उन लोगों से कहता है कि अब से तुम सभी लोगों को इसी नाम से बुलाया जाएगा जब तक तुम सभी लोग एक असली वॉरियर नहीं बन जाते हो। और जिस समय तुम सभी लोग एक असली वॉरियर बन जाओगे उसी समय तुम सभी लोगों को तुम्हारा असली नाम दे दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारे असली नाम से ही तुम्हें बुलाया जाएगा। इतना सब सुनने के बाद भी वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अभी तक माने नहीं होते हैं। वो लोग अभी भी सनवू का विरोध करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देख के सनवू उन सभी लोगों से कहता है हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तुम सभी लोगों के ऐसे फालतू से चीजों पे टाइम वेस्ट करने का। हमें जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग को चालू करना है, तो तुम सभी लोग अपनी ये बेवकूफों वाली हरकत करना बंद कर दो। सनवू के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन वहाँ से कट होके हमें सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर काफी फॉग होती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर इतना ज्यादा फॉग क्या कर रहा है। आज से पहले तो मैंने कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर इतना ज्यादा फॉग नहीं देखा था, तो आज कैसे यहाँ पे इतने ज्यादा फॉग आ गए। वो सभी लोग ऐसा कह ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस फॉग की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों की बॉडी में कुछ होने लगता है। ये देखकर वो सभी लोग चौंकते हुए अपनी बॉडी को देखने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि उन सभी लोगों की बॉडी में उनकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सभी डिसअपीयर हो रही होती है। ये देखकर टियाजी सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्मोक कोई आम सा स्मोक नहीं बल्कि ये कोई पॉइजन है, जिसकी वजह से हमारी सारी एनर्जी गायब हो रही है। ये सुनकर सोसो भी अपनी बॉडी को देखने लगती है, तो वो देखती है कि हाँ सच में उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जितना भी इंटरनल एनर्जी होती है वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो गई होती है। ये सब देखने के बाद मॉन्क सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हे आखिरकार तुम हम सभी लोगों के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सनवू कहता है कि ब्लेडी तुम्हें इतना ज्यादा आवाज करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस यहाँ पे एक नॉर्मल पॉइजन को छोड़ा है और ये पॉइजन हॉर्न स्नेक का है। ये पॉइजन इतना भी जहरीला नहीं है कि इसकी वजह से तुम सभी लोगों को कुछ हो जाए और बस कुछ ही घंटों में ये पॉइजन का असर खत्म हो जाएगा। तो तुम सभी लोगों को इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे वो सभी लोगों से कहता है कि तुम पास्ट में अपने सिर्फ मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस कर रहे थे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम सभी लोग बिना अपनी जड़ को पानी दिए सीधा फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैं पूरी तरह से सही हूँ? ये सुनकर वहाँ पे कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता है। ये देख के सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि अगर ऐसा है तो आज से जो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला उसके अंदर तुम सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर सोसो उससे पूछती है कि आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। ये सुनकर सनवू उसको कोई भी जवाब नहीं देता है। वो सीधा वहाँ पे कुछ लोहे की ब्रेसलेट को फेंक देता है और फिर उसके बाद उन सभी लोगों से कहता है कि ये आयरन के रिंग है जो तुम सभी लोग अपने हाथों में पहनने वाले हो और इसके साथ अपनी ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करने वाले हो। ये सुनकर टीआईजी के साइड में खड़ा पर्सन कहता है कि क्या ये है वो ट्रेनिंग जो तुम कह रहे थे कि हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो देखने में ही काफी आसान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग तो कोई बच्चों की ट्रेनिंग है। यही कहने के बाद वो पर्सन वहाँ पे खड़े सभी लोगों को चिल्ला के कहता है कि भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, चलो इस पर्सन को दिखाया जाए। आखिरकार ये पर्सन हमें जितना ज्यादा कमजोर समझता है हम उतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है। हम इस ट्रेनिंग को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद उसके साथ वो ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखकर सनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ ये वो करेज है जिसे मैं कब से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और फिर यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैटी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। वो बिल्कुल अधमरी हालत पे जमीन के ऊपर थक के गिर चुका
होता है और कह रहा होता है कि मेरी बॉडी काफी बुरी तरह से थक चुकी है। और बस फैटी की ही नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो सभी लोग थक के जमीन पे ऊपर गिर चुके होते हैं। फिर हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसने सबको मोटिवेट किया होता है। उसकी खुद की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो अभी तक रजिस्ट कर रहा होता है। उसने अभी तक हार नहीं मानी होती है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है ये तो बस कुछ आयरन के रिंग से, आखिरकार ये इतना ज्यादा हेवी क्यों महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे हाथों में हजारों किलो आयरन को बांध दिया गया है और मैं इसे बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब देख के सनवू काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उन सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग अपने घुटनों के ऊपर कैसे आ गए, अभी तो सिर्फ 10 ही मिनट बीते हैं। आखिरकार कहाँ गया तुम सभी लोगों का फाइटिंग स्पीड, कॉन्फिडेंस, जो तुम सभी लोगों ने मुझे इतने ज्यादा घमंड में कहा था कि तुम सभी लोग बड़ी आसानी से इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे, तो चलो खड़े हो जाओ और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। ये सब सुन के सोसो सनवू से कहती है कि सच में ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड है। हम सभी लोग तो बिल्कुल भी अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरकार हम सभी लोग कैसे इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाएंगे। ये सच में काफी ज्यादा हार्ड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बस हमें टॉर्चर करने के लिए इस ट्रेनिंग को करवा रहे हैं। ये सुन के सनवू एक लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे देखो। ये सुनकर जैसे ही वो सभी लोग सनवू की तरफ देखते हैं तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सनवू ने अपने दोनों ही हाथों में आयरन के 3-3 रिंग पहने हुए होते हैं। जो रिंग सनवू उन सभी लोगों को दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, मैंने भी अपने दोनों ही हाथों में 3-3 रिंग पहने हुए हैं जो कि तुम सभी लोगों ने पहना है, और साथ ही साथ मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी को भी सील कर रखा है। तो आखिरकार तुम सभी लोग कैसे कह सकते हो कि मैं तुम सभी लोगों को टॉर्चर करने के लिए ये ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, जहाँ तक कि मैंने तुम सभी लोगों से 3 गुना ज्यादा वजन को पहन रखा है। तो आखिरकार तुम सभी लोग शुरू करने से पहले कैसे हार मान सकते हो। मैं तुम सभी लोगों के साथ पहले दिन से ही काफी ज्यादा अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सभी लोग जो हो वो बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम सभी लोग मेरी काइंडनेस का कुछ ज्यादा ही गलत फायदा उठा रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे अपनी काइंडनेस को साइड में रख के तुम सभी लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। यही कहकर सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी के सभी अपने सर को जमीन के ऊपर पटको। ये सुनकर वो सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं कि क्या हम अपने सर को जमीन के ऊपर पटके? क्या तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सब सुन के सनवू को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद सनवू काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। वहाँ पे एक पर्सन के सर को पकड़ के काफी जोर से जमीन के ऊपर पटक देता है। ये देखकर तो मोंक और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते उन सभी लोगों के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते, उन सभी लोगों की आत्मा कांप जाती है। ये देखकर आगे सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं या समझा नहीं, तो चलो मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ। यही कहकर सनवू काफी ज्यादा गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ता है और उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को मैंने कहा कि अपना सर जमीन के ऊपर पटको। काफी बड़े बड़े माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। वो लोग 2 ग्रुप बना के बड़े बड़े लकड़ियों को पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर उन सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो लोग काफी दर्द में कह रहे होते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। और वहीं पे वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि हम इतने बड़े पहाड़ के ऊपर बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के चढ़ रहे हैं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। और बस पहाड़ के ऊपर चढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि इतने बड़े लकड़ी को उठा के पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। मैं अभी इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा। और फिर वहीं पे सनवू भी उन सभी लोगों को पीछे से कह रहा होता है कि आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम सभी लोग इतने धीरे क्यों चढ़ रहे हो? हमें शाम से पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। भले ही ये ट्रेनिंग तुम लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये ट्रेनिंग इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर तुम सभी लोग एक साथ मिल के ये ट्रेनिंग को पूरा करो तो। क्योंकि मैंने पहले भी तुम लोगों को इसके बारे में बताया है कि तुम लोग भले ही अलग अलग फैक्शन से यहाँ पे आए हो, लेकिन अभी तुम सभी लोग एक टीम हो, जिसकी वजह से तुम सभी लोगों को एक साथ पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ना होगा। अगर तुम सभी लोगों में से कोई भी पीछे की तरफ रुक गया या छूट गया या फिर किसी ने अपने साथी को पीछे की तरफ छोड़ दिया, तो मैं तुम सभी लोगों को बता दूं कि तुम लोगों को इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरी इस बात को याद रखना, और हाँ, जल्दी जल्दी अपनी इस ट्रेनिंग को पूरा करो, ताकि तुम्हारी जो दूसरी ट्रेनिंग भी है तुम्हें उसे भी पूरा करना है, तो जल्दी जल्दी इसे पूरा करो। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बेगर शेख का डिसिपल बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है हमें छुट्टी मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, काफी लंबे समय से लीडर ने हमें कोई भी छुट्टी नहीं दी थी। ये सुनकर एक दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने जो कुछ हफ्तों में इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग की है उसमें तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा
रहा था कि जैसे कि मैं तो नर्क का रास्ता देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक हम जिंदा है, ये सच में काफी बड़ा मिरेकल है। मोंग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस आयरन रिंग को अपने हाथों में पहना था तो ये आयरन रिंग मुझे इतनी ज्यादा भारी लगी थी कि उस समय तो मैं अपने हाथ को सही से हिला तक नहीं पा रहा था। लेकिन अभी जब मैं इतने हफ्तों से इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसके बाद ये जो रिंग है वो मुझे पहले से काफी ज्यादा हल्के लगने लगे हैं। इसके अंदर अब मैं अपने हाथ को बड़ी आसानी से मूव कर पाता हूँ। ये सुनकर एक दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये रिंग हल्के नहीं हुए हैं, बल्कि हम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से इन सभी रिंग के वजन को उठा पा रहे हैं। ये सुन के वो व्हाइट कपड़े वाला पर्सन कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया है कि आखिरकार लीडर का इरादा क्या है, वो सोचते क्या है। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि लीडर हमारे साथ कुछ ज्यादा ही कठोर हो रहे हैं और वो बिल्कुल हमें मारने पे उतावले हो गए हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे काफी ज्यादा अच्छा इरादा है उनका। ये सुनकर मोंक हंसते हुए सभी लोगों से कहता है कि भाइयों मुझे लगता है कि लीडर का इरादा काफी बड़ा है, जिसकी वजह से हमें बिना कोई सवाल पूछे लीडर की सारी बात माननी चाहिए और वो हमसे जो भी ट्रेनिंग करवाए हमें सारी ट्रेनिंग को करना चाहिए। मेरी तरफ देखो, मैं लीडर के प्रति कितना ज्यादा वफादार हूँ, जिसकी वजह से लीडर मुझे काफी ज्यादा स्पेशली ट्रीट करते हैं। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सभी लोग एक साथ अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि कमीने तुम ही हो वो पहले जो सबसे ज्यादा लीडर का शुरू में विरोध कर रहा था। इसके बाद वो सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि हमने काफी ज्यादा आराम कर लिया, तो चलो लीडर ने जो हमें मिशन दिया है हमें उस मिशन को पूरा करना चाहिए। लीडर ने हमसे कहा है कि हमें सिखवा विलेज को ढूंढना है और उसके अंदर जाना है। ये सुन के कोई पर्सन कहता है लेकिन आखिरकार ये माउंटेन तो काफी ज्यादा बड़ा है और साथ ही साथ अभी चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा है, तो हम उस विलेज को ढूंढेंगे कैसे। ये सुनकर मोंक खड़ा हो जाता है और सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग चिंता मत करो, जब मैं ट्रेवल किया करता था तब मैंने ऐसे काफी सारे माउंटेन के ऊपर घूमा है। तो लीडर ने जो हमें विलेज को ढूंढने को कहा है मैं उसे बस एक ही घंटे के अंदर ढूंढ लूंगा, तो तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो और मेरे साथ चलो। तो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे 50 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोंक का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका होता है। वो कह रहा होता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हमने जहाँ से उस विलेज को ढूंढना स्टार्ट किया था हम फिर से वहीं पे कैसे आ सकते हैं। और वहीं पे ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग मोंक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो मोंक के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने हमें जो रास्ते के ऊपर चलने को कहा हम बिल्कुल उसी रास्ते के ऊपर चल रहे थे, लेकिन अब देखो 50 मिनट बीतने के बाद हम बिल्कुल वहीं पे आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत किया था। तभी उसमें से दूसरा पर्सन कहता है मुझे तो उसी समय समझ में आ गया था जब तुम इतने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि आखिरकार तुम गंजे कैसे हुए। ये गंजे वाली बात सीधे मोंक के टकले पे जाके लगती है, जिसकी वजह से मोंक काफी ज्यादा गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिरकार ये कौन था जिसने मुझे गंजा कहा। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग मना कर देते हैं कि मैंने तो नहीं कहा। ये सुन के मोंक गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोगों में से किसी ने तो मुझे गंजा कहा। मोंक वहाँ पे ऐसे सभी लोगों से झगड़ ही रहा होता है कि तभी उन सभी लोगों के पीछे कोई पर्सन आ जाता है जो उन सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग कौन हो और तुम सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अचानक से यह आवाज सुन के वो सभी लोग हैरान होते हुए उस तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो उन सभी लोगों से कहता है मैं कुछ ही दूरी पे था तो मैंने काफी सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, तो मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गया कि आखिरकार ऐसा कौन है जो इतने गहरे जंगल के अंदर इतना ज्यादा आवाज कर रहा है। ये सुनकर मोंक उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने आपको परेशान किया हो। तो हम सभी लोग कहीं पे जा रहे थे लेकिन रास्ता न पता होने की वजह से हम सभी लोग रास्ता भटक गए। ये सुन के वो ओल्ड मैन पूछता है कि आखिरकार तुम सभी लोग कहाँ जा रहे थे। मोंक बताता है कि हम सभी लोग शेखवा विलेज जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे हमारे एक पुराने रिश्तेदार रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। ये सुनकर तो वो ओल्ड मैन पहले उन लोगों को काफी ज्यादा शक भरी निगाहों से देखता है, लेकिन उसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग मेरा पीछा करो, मैं तुम सभी लोगों को शेखवा विलेज तक लेके चलता हूँ और वहाँ तक तुम सभी लोगों को गाइड करता हूँ। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। मैं सेम ही टाइम पे कहीं और पे एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की किसी से कह रही होती है कि प्लीज कुछ देर रुकिए, हम जल्दी ही आपसे मिलने के लिए फिर से आते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की ये बात किसी और से नहीं बल्कि टीआईजी से कह रही होती है। वहीं पे टीआईजी कहता है कि ठीक है जल्दी करिएगा। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हम सोसो का सीन दिखते हैं जो मी को बुलाते हुए कहती है कि यूनी मेरी बात सुनो ना, बॉस ने जो हम सभी लोगों को निकनेम दिया है वो मुझे अब सही लगने लगा है। ये सुन के मी उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सोसो टीआईजी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यूनी उस इंसान की तरफ देखो, वो इंसान का एक्सप्रेशन
अभी तक एक बार भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि बॉस ने उसे जो निकनेम दिया था कोल्ड फेस का वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। मी कहती है कि सोसो तुम्हें अपने शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए, तुम किसी को भी ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकती हो। सोसो कहती है कि यूनी ये सब छोड़िए, आप ही ऑनेस्टली बताइए क्या आपको मेरी बात बिल्कुल सही नहीं लगती है। मी कहती है कि मैं इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, ये सभी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से फालतू के ट्रबल्स ही आते हैं बस। सोसो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ भी गलत कह रही हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए तो मैं सब कहना बंद कर देती हूँ। यही कहकर सोसो वहाँ पे शांत होकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वो कुछ देर बाद मी की तरफ घूमते हुए उससे कहती है कि यूनी यूनी मेरे पास एक और सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ। मी कहती है कि ठीक है, अच्छा पूछो। सोसो बताती है कि हम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने ट्रेनिंग के दौरान बॉस के बारे में कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। ये सुनकर मी को कुछ भी नहीं समझ आता है कि आखिरकार सोसो क्या कहना चाहती है, जिसकी वजह से वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सोसो बताती है बॉस हम सभी लोगों के साथ हमेशा रूड होते रहते हैं, लेकिन पता नहीं किसी कारण की वजह से बॉस आपके साथ कभी भी रूड नहीं होते हैं, ना ही आपसे रूड बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनी आपके लिए बॉस के अंदर कोई फीलिंग हो। ये सुन के मी काफी ज्यादा शर्मा जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। और मी के इसी शर्माने के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।